कार्बीन्स के हाइब्रिड डायग्राम पढ़ लिए थे, कार्बीन्स के हमने पढ़ लिए थे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कार्बीन्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने स्टडी कर लिए थे, जिसमें हमने सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन पढ़ा। सिंगलेट कार्बीन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 थी। ट्रिपलेट कार्बीन में कार्बन की हाइब्रिडेशन दोनों थी, sp और sp2। सिंगलेट कार्बीन को हॉट कार्बीन कहते हैं क्योंकि वो ट्रिपलेट कार्बीन को गर्म करके बनता है। तो ये सारी डिटेल पढ़ ली थी। इसमें कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोफाइल था, कौन ध्यान है? सिंगलेट कार्बीन क्या था? सिंगलेट कार्बीन था हमारा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसमें खाली जगह थी। ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया था सिंगलेट कार्बीन। और ट्रिपलेट कार्बीन था हमारा डायरेडिकल। ट्रिपलेट कार्बीन वो था डाई रेडिकल या बाई रेडिकल। डाई रेडिकल या बाई रेडिकल, इसमें खाली जगह नहीं है, इसमें खाली जगह नहीं होगी। ये पैरामैग्नेटिक था, ये पैरामैग्नेटिक था, ये ज्यादा स्टेबल था, और इसके अंदर हंट्स रूल फॉलो हुआ था। तो ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए इसके अंदर, है ना। ये हमारा डायमैग्नेटिक था, ये हमारा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था, और इसमें हंट्स रूल फॉलो नहीं हुआ था, हंट्स रूल नॉट फॉलोड। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन थे वो तुमने किए हुए हैं। फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन बताई तुम्हें। इसकी प्रिपरेशन बताई थी, एक तो डाइजोमीथेन से, डाइजोमीथेन को गर्म करते हैं तो हमारा सिंगलेट बनता है पहले, उसके बाद अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्रिपलेट के अंदर। फिर कीटीन से, सब मैकेनिज्म के साथ बताया हुआ था ये। कीटीन को गर्म करते हैं तो फिर हमारा सिंगलेट कार्बन बनता है, फिर अपने आप ही कुछ टाइम बाद ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। हमेशा ट्रिपलेट मिलेगा। बस अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है या सॉल्वेंट पोलर है, अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है या सॉल्वेंट पोलर है तो ट्रिपलेट कार्बन मिलता है। तो क्या मिल जाएगा, सॉरी सिंगलेट कार्बन मिल जाएगा, क्योंकि सिंगलेट कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है। सिंगलेट कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है। CF2 बैक बॉन्डिंग होती है, CCl2 बैक बॉन्डिंग होती है, CBr2 बैक बॉन्डिंग होती है, 3 केसेस। ये इससे बताई प्रिपरेशन मैंने। फिर इसका तुम्हें मैंने बताया इसी के अंदर, जैसे साइमन स्मिथ इक्वेशन, CH2I2 जिंक, इसका एक क्वेश्चन भी कराया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। जिंक कॉपर प्लस ईथर के साथ, इसमें भी सिंगलेट कार्बन मिला था, फिर अपने आप कन्वर्ट हो गया था ट्रिपलेट के अंदर। फिर तीसरा बताया मैंने तुम्हें, इससे CH3L3 में ओचांस अल्फा एलिमिनेशन, अगर याद हो तो CH3 में ओचांस जाला तो CCl2 मिलता था। ये भी हमारा सिंगलेट कार्बन बनता है इसके इसमें तो। और ऐसे ही एक रिएक्शन और बताई थी CCl4 में। CCl4 में कह लो या इसमें 2 हेलोजन, उसमें डाल दिया मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस R माइनस Li प्लस, R माइनस Li प्लस। तो उस केस में भी हमारा CCl2 बन गया था सिंगलेट कार्बन, और LiCl और RCl बाहर निकल गया, LiCl और RCl। ये 5 तरीके से, 5 हो गए नहीं पूरे, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 प्रिपरेशन मैंने करा दी थी। इसके बाद मैंने तुम्हें इसमें नाइट्रीन्स के बारे में बताया। नाइट्रीन में भी सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों बताए थे। ट्रिपलेट में sp sp2 दोनों, और सिंगलेट के अंदर sp2, सिंगलेट के अंदर sp2। फिर मैंने इनकी रिएक्शन भी कुछ करा दी थी, कार्बीन्स की कुछ रिएक्शन कराई थी, कुछ करवानी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे इसकी रिएक्शन जो पढ़ेंगे इंसर्शन टू पाई बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। इंसर्शन टू पाई एंड सिग्मा भी कर लो, एंड सिग्मा बॉन्ड, इंसर्शन टू पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइमराइजेशन, insertion to sigma and pi bond. Next it is dimerization. Dimerization. थर्ड पढ़ लेंगे इसके अंदर क्रैकिंग, लीस्ट इंपॉर्टेंट। क्रैकिंग के बाद पढ़ेंगे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट से ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम कर लेंगे एक रिएक्शन हो रहा है एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन वाया कार्बीन, रिंग एक्सपेंशन। ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज होंगे दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज होंगी। 5 रिएक्शन है, और भी रिएक्शन बहुत रिएक्शन बन सकती है इसकी। अभी जो बता रहा हूँ इतना ही स्टडी करना है, इतना ही स्टडी करना है अभी जो बताया मैंने। तो इसमें एक बार पहले कार्बीन्स की रिएक्शन बता रहा हूँ, फिर इसके बाद नाइट्रीन्स की प्रिपरेशन और इसकी रिएक्शन। कार्बीन्स और नाइट्रीन्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम पढ़ चुके हैं। कार्बीन्स और नाइट्रीन्स के हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पढ़ चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन्स हम कर चुके हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन्स हो चुकी है, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स। रिएक्शन में मैं कुछ बता दूंगा तुम्हें पहले, कुछ रिएक्शन तुम्हें मैं बता चुका। इसके अलावा जो मेन रिएक्शन जो तुम्हें स्टडी करनी है ना, इन्हीं के थ्रू जो मेन रिएक्शन स्टडी करनी है वो है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन कह लो, राइमर टीमन रिएक्शन कह लो, कोई भी प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। ये रिएक्शन है कार्बालमिन रिएक्शन।
कार्बोलामीन रिएक्शन। फिर इसके अलावा इसी के अंदर आता है अनटाइस्टेड रिएक्शन, एसिड से हायर एसिड्स कैसे मिलेंगे उसके अनटाइस्टेड रिएक्शन। और फिर साइमन स्मिथ इक्वेशन पढ़ लिया हमने, तो हॉफमैन बोहमेट नाइट्रीन्स, नाइट्रीन्स के अंदर आ जाएगा, कर्शियस रिएक्शन नाइट्रीन्स के अंदर आ जाएगा, बहुत सारी रिएक्शंस है। रीमन डीमन कार्बोलामीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीमन डीमन और कार्बोलामीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन बोहमेट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इंसर्शन टू पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, इंसर्शन टू पाई बॉन्ड तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, इंसर्शन टू पाई बॉन्ड याद है कि नहीं? ये जैसे इथीन था, इथीन के अंदर मैं CH2N2 के साथ हीट कर दूं, क्या मिलेगा? इसको मैंने हीट कर दिया CH2 कीटीन के साथ हीट कर दिया तो क्या मिलेगा? इसको मैंने CH2Cl2 जिंक के साथ हीट कर दिया तो क्या मिलेगा? इसको मैंने से CH2Cl2 CH3 OCH के साथ हीट कर दिया तो क्या मिलेगा? ये ऐसे बहुत सारी रिएक्शन बन सकती हैं। तो इनमें आंसर इंसर्शन टू पाई बॉन्ड, क्या आंसर आएगा इसके अंदर? निकालो जल्दी। हाँ निकाल लिया सबने आंसर? Yes. हाँ क्या आंसर आया पहले केस में? Cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन, दूसरे में Cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन, तीसरे में Cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन, चौथे में? Carbon dichlorocyclopropane. चौथे में क्या आएगा आंसर? Carbon dichlorocyclopropane. Cl2 आएगा ना इसमें, तो ये आएगा आंसर ClCl, समझे कि नहीं? ये जैसे मैंने बोल दिया इसमें A मिला, फिर इसमें मैंने एक्वस क्यूज डाल दिया तो B मिला, तो क्या होगा? एक्वस क्यूज डालने से क्या होगा? दोनों Cl हटके OH आ जाएंगे, दोनों Cl हटके OH आ गए, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल वाटर यूज कर देगा साइक्लोप्रोपेनॉन। ये पता है कि नहीं? Yes. और अगर मैं इसमें PCl5 डाल दूंगा, दोबारा सेम PCl5 डबल बॉन्ड O हटा के ClCl लगा देगा। इन सबके मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा मैं। डबल बॉन्ड O हटा के दोनों जगह ClCl लगा के दोबारा सेम मिल जाएगा। वैसे एक कार्बन पे मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, एक कार्बन पे 2 OH हैं तो अनस्टेबल, एक कार्बन पे OH और NH2 दोनों पे आ गए ना इसके बाद भी अनस्टेबल, एक कार्बन पे OH और X यानी ClBr जो भी आ गए तो ये अनस्टेबल होते हैं। दोनों के पास लोन पेन है और एक ही कार्बन पे है तो रिपल्शन होती है और अनस्टेबल होता है, लूज कर देगा या तो H2O को या अमोनिया को या HX। तो ये इंसर्शन टू पाई बॉन्ड था। अब एक इंपॉर्टेंट इंसर्शन टू पाई बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देंगे। इंसर्शन टू पाई बॉन्ड देखो, जैसे अगर मैंने लिया, ध्यान देना, इसमें मैंने ले लिया सपोज सिस ब्यूट 2E, ये सिस ब्यूट 2E है,
और मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया पहले एक बार सिंगलेट कार्बीन और एक बार ट्रिपलेट कार्बीन। ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है अब तक जो पढ़ा रहा हूँ इसमें इंसर्ट किया मैंने सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन सबको पता ये होता है, सिंगलेट कार्बीन ये है। अब इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक ले गया, ये इलेक्ट्रॉन एक ले गया, पाई बॉन्ड ये इंसर्ट होगा। जो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इधर मान लिया इसमें ऐसे है रोटेशन, तो इसमें ऐसे होगी, एक ही बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के होंगे, इसलिए ऐसे ऐसे होगा। तो इसलिए ये सिंगलेट कार्बीन तो बहुत आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। सिंगलेट कार्बीन क्या होगा, बहुत आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना देगा और ये वाला इसके साथ। समझ गए कि नहीं? ये देखो समझ आ गया कि नहीं? ये आंसर ये आ गया सीधा। सिस फॉर्म में था तो सिस फॉर्म में ही रहेगा और आंसर आ गया सी सिंगल बॉन्ड CH2 ये आया और CH3H CH3H। किसी को कोई डाउट? ये इस फॉर्म में Me। तो इंसर्शन ऑफ सिंगलेट कार्बीन इज वेरी फास्ट। क्लियर? इंसर्शन ऑफ सिंगलेट कार्बीन इज वेरी फास्ट। कोई डाउट? ये आगे समझ के नहीं? यस अब इसी केस में ये इजी था। इंसर्शन ऑफ सिंगलेट कार्बीन इज वेरी फास्ट। अगर मान लो ट्रिपलेट कार्बीन, अगर यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बीन होता है ना, कार्बीन की जो रिएक्शंस होंगी या तो इनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होंगी या वेकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से, या वेकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से। अगर यहाँ पे होता ट्रिपलेट कार्बीन, तो इस ये रिएक्शन होगी ना, इसको सीरियो स्पेसिफिक, ये वर्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टाइम लेक्चर्स में। ये रिएक्शन सीरियो स्पेसिफिक भी है और सीरियो सिलेक्टिव भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट तुम्हें मिल रहा है और जैसे था सिस फॉर्म में था तो सिस फॉर्म में ही मिला नीचे, तो इसलिए सीरियो स्पेसिफिक भी है। एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, सीरियो सिलेक्टिव भी है, सीरियो स्पेसिफिक भी है। सीरियो यानी जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट था उसकी सीरियो केमिस्ट्री रिटेन्ड है, उसकी सीरियो केमिस्ट्री क्या है, रिटेन्ड है प्रोडक्ट की। समझ कि नहीं है? तो इसलिए इस रिएक्शन को सीरियो स्पेसिफिक और सीरियो सिलेक्टिव दोनों बोलते हैं। अगर है यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बीन, ध्यान देंगे, अगर ट्रिपलेट कार्बीन है जैसे ये ट्रिपलेट कार्बीन ऐसे होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर गया तो ये ऐसे रहा होगा, ये ऐसे। समझ गए कि नहीं? ये कोई डाउट? नो सर इसको इस तरह से डालते हैं ताकि बॉन्ड मेरे को शो करने में इजी रहेगा, इसके बाद निकालने। तो अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। क्या ये दोनों बॉन्ड बना पाएंगे? नो तो इसमें ये चीज आ गई एक तो, ये चीज आ जाएगी। इधर भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे, इधर भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर अब देखो, अब नेचुरल सी बात है, बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को घूमना पड़ेगा। यस बॉन्ड फॉर्मेशन में कुछ डिले आएगा कि नहीं? यस तो बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर डिले आएगा तो उस समय में, उस टाइम के बीच में क्या ये सिंगल बॉन्ड घूम सकता है, रोटेट कर सकता है कि नहीं? यस और जब ये बॉन्ड घूमेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी डिलेड। क्लियर? बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा उसके अंदर। बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी डिलेड टिल स्पिन रिवर्सेस। स्पिन को रिवर्स तो होना ही है, बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी डिलेड टिल स्पिन रिवर्सेस। स्पिन रिवर्स कर जाएगी और बॉन्ड ये घूम जाएगा, और बॉन्ड घूम जाएगा, इसीलिए बॉन्ड घूमने की वजह से, ध्यान देंगे, बॉन्ड घूमने की वजह से ये CH3 नीचे भी आ सकता है, ऐसे होगा। इसलिए इस केस में, इसलिए इस केस में दोनों की पॉसिबिलिटी होगी, सिस की भी ट्रांस की। ये आ गया हमारा ट्रांस, और ये रहा सिस। समझ आया कि नहीं? है दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट मिल गए इसमें कि नहीं? Yes. यस सर सर प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल है हाँ नहीं, वो दोनों की नेचुरल सी बनने बात है, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, ट्रांस में रिपल्शन कम होती है। की यस
लेकिन मिलेगा सिस प्लस ट्रांस। ट्रिपलेट कार्बन डाला तो सिस प्लस ट्रांस दोनों मिलेगा, सिस प्लस ट्रांस दोनों मिलेगा, ये ध्यान रखना। इंसर्शन टू पाई बॉन्ड में ये रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर सिंगलेट कार्बीन है तो स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन, ऊपर सिस था तो नीचे भी सिस मिलेगा। लेकिन अगर ट्रिपलेट कार्बीन है तो सिस ट्रांस दोनों मिलेंगे, इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री इज लॉस्ट। ना तो ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होगी, ना ही स्टीरियो स्पेसिफिक होगी। इट विल बी नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव एंड नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। कोई डाउट इसमें किसी को? सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन में जब मैंने इंसर्ट किया, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन को इंसर्ट किया सिस ब्यूटीन में, ऐसे ही ट्रांस में करते तो सिंगलेट अगर होता, ऐसे ही अगर ट्रांस ब्यूटीन होता और सिंगलेट कार्बीन होता तो ट्रांसफॉर्म में ही साइक्लोप्रोपेन मिलता। लेकिन अगर ट्रिपलेट कार्बीन होता तो सिस और ट्रांस दोनों मिलते। अगर ट्रिपलेट कार्बीन होता तो सिस और ट्रांस दोनों मिलते। कोई डाउट यहां तक? तो इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड अब हम करेंगे। हमने अभी पढ़ लिया है इंसर्शन टू पाई बॉन्ड, इंसर्शन टू पाई बॉन्ड। ऐसे ना एक एग्जांपल मैं और देता हूं, जैसे अगर तो ऑक्सीजन जो है O2 वो किसको ट्रैप करेगा, सिंगलेट कार्बीन को या ट्रिपलेट कार्बीन? देखो ये जो कार्बीन्स होते हैं, नाइट्रीन्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब कार्बीन की जो रिएक्शन है ना, वो कार्बन प्लस हो या कार्बन माइनस हो या कार्बन रेडिकल हो, इनसे तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। कार्बीन जो है ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इनसे काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये कार्बीन। तो इसलिए इनको रिएक्ट कराने के लिए, इनको रिएक्ट कराने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इनको रिएक्ट कराने के लिए हमें इनको ट्रैप करना पड़ता है। इनको क्या करना पड़ता है? ट्रैप करना पड़ता है पहले। तो ऑक्सीजन मैंने पूछा तुमसे, ये किसको ट्रैप करेगा, सिंगलेट कार्बन को कि ट्रिपलेट कार्बन को? सर ट्रिपलेट। हाँ हाँ, अर्नव, अर्नव दी आंसर। सर कनिष्क और कनिष्क, बहुत अच्छे। हाँ, ट्रिपलेट कार्बन को ट्रैप कर लेगा। ट्रिपलेट कार्बन को इसलिए ट्रैप करेगा क्योंकि अगर O2 का तो MOT चेक करोगे, O2 का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम चेक करोगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे सेम स्पिन वाले। वो इलेक्ट्रॉन मान लिया मैंने ऐसे सेम स्पिन वाले, तो इसलिए ये एक स्केच बॉन्ड बना लेगा और एक स्केच कर लेगा। ये एक तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं, ताकि तुम्हें याद रहे ये एक तरीका है, इस तरह से ट्रैप कर लेगा। तो ट्रिपलेट कार्बन इज ट्रैप्ड बाय O2, लाइन याद रखना, लाइन इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ट्रिपलेट कार्बन इज ट्रैप्ड बाय O2 नॉट सिंगलेट। ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में लाइन देते हैं, इसलिए मैंने तुमको बता दिया। ट्रिपलेट कार्बन इज ट्रैप्ड बाय O2 नॉट सिंगलेट, ये बता दिया तुम्हें मैंने यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर, नेक्स्ट है इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड। इंसर्शन टू पाई बॉन्ड बता दिया, इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड। एक एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल, जैसे ले लिया मान लो RCH3 ले लिया, RCH3 को CH2H लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर डाल दिया मैंने सिंगलेट कार्बन और एक बार डाल दिया ट्रिपलेट कार्बन। ये सिंगलेट कार्बन डाल दिया। सिंगलेट कार्बन डालेंगे तो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। स्पिन एक की ऐसे आएगी तो एक की ऐसे आएगी, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। आंसर आ गया RCH2 CH2H। कोई डाउट? RCH2 CH3 आंसर आ जाएगा, RCH2 CH3, RCH2 CH3 आंसर आ जाएगा। देखो RCH2 CH3 आंसर आ गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। अब ऐसे ही अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया ट्रिपलेट कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो अगर ट्रिपलेट कार्बन डाल दिया ना तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये सिर्फ किसको, एक को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ट्रिपलेट कार्बन डाल दिया तो वो क्या करेगा, एक को, जैसे ये है ना, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H, ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और मिल जाएगा तुम्हें RCH2। ध्यान देंगे क्या मिल जाएगा, RCH2 और साथ में CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल, CH3 सिंगल इलेक्ट्रॉन। समझिए कि नहीं है? देखो क्लियर हो गया कि नहीं है? एच रेडिकल भी मिल सकता है ना? एच रेडिकल, एच रेडिकल ना ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इमीडिएटली हल्का होता है ना, तो इधर उधर भाग करके काइनेटिकली बहुत क्या कहते हैं, रिएक्टिव होता है। तो ये इधर उधर भाग करके रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए इस रिएक्शन होता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन। सही है वेदांत? यस सर। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन। तो ट्रिपलेट कार्बन जो है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ट्रिपलेट कार्बन जो है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बोलना है। तो मैंने ये बता दिया तुम्हें
इंसर्शन टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इंसर्शन टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वाला सबको पता लग गया होगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा बॉन्ड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिग्मा बॉन्ड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आया नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन मैंने लिखी थी डाइमराइजेशन। yes sir, insert sigma bond. नेक्स्ट रिएक्शन डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन के अंदर मैंने ले लिया सपोज R2C साथ में N2+, यही होता है ना डाइजो मिथेन जैसे लिया था, CH2N2 लिया था, CH2N2 जैसे लिया था, ऐसे ही मैं H हटा करके R लगा रहा हूं, CH2 ये इस तरीके से, ये प्लस और ये माइनस, इसको मैं और बेटर होगा इसलिए ये इस तरीके से। और दूसरा लिया मैंने सिंपल नाइट्रीन कार्बीन Cr2, ये ले लिया। अब इसमें क्या होगा, डाइमराइजेशन कैसे होगा, ध्यान देंगे डाइमराइजेशन इसमें कैसे होगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन आंसर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा, ये जो है लोन पेयर देगा इसको, क्योंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, सिंगलेट कार्बीन था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको। तो ये आ जाएगा R2C माइनस N पे प्लस ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cr2 माइनस, ये आ गया। उसके बाद N2 तो हाईली स्टेबल है, ये अलग हो जाएगा और दोनों ज्वाइन कर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो यहाँ पे भी Cr2 बनेगा और यहाँ पे N2 अलग हो गया, Cr2 बनेगा माइनस N2, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे, डाइमर। तो ये डाइमर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस दोनों कंबाइन कर रहे हैं, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, सिर्फ ये शो किया। तुम चाहते तो CH2N2 ले लेते हो, बहुत कॉमनली यूज होता है, तो CH2N2 ले लो, N पे प्लस ट्रिपल बॉन्ड N और दूसरा CH2 ले लेंगे, कार्बीन ले लेंगे और दोनों को कंबाइन करा देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन करा देंगे, समझिए कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये इलेक्ट्रॉन देगा और आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में N2 जैसे, इससे भी दिखा सकते हैं। तो डाइमराइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करना तो कर लेंगे। दूसरी रिएक्शन मैंने तुम्हें करवा दी, पहले मैंने कराया इंसर्शन टू पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा मैंने करा दिया तुम्हें इंसर्शन डाइमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड क्या थी, क्रैकिंग थी क्या, एक बार देख लेंगे सीक्वेंस। क्रैकिंग तुम लोगों ने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा हो या हाइड्रोकार्बन से पढ़ा होगा कि जो बड़ा हाइड्रोकार्बन है वो टूट करके छोटे हाइड्रोकार्बन देगा, छोटे हाइड्रोकार्बन दे देगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि एग्जांपल ले लिया मैंने, इसे ऑक्टेन है, ऑक्टेन जो है ये टूट करके C8H18 है, इसको गर्म करते हैं, अगर ज्यादा गर्म करते हैं इसको, तो ये टूट करके क्या दे देता है, जैसे इसने दिया C6H14 प्लस C2H4 यानी हेक्सेन प्लस इथीन दे दिया, या दे देता है पेंटेन प्लस प्रोपीन, या देता है ब्यूटेन प्लस ब्यूटीन, या देता है हेप्टेन प्लस, नहीं हेप्टेन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये टूट करके छोटे हाइड्रोकार्बन देता है, क्रैकिंग यही होता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रैकिंग, ये क्रैकिंग है। और ऐसी इसके अंदर क्रैकिंग इस तरह से शो करते हैं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जो दे रखी है बुक्स में, मैं वही दे रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए कोई। ये CH है यहाँ पे, ये कार्बीन है। अब इसमें क्या है, रिंग तो तुम्हें पता ही है अनस्टेबल होती है, इसके सिग्मा बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, बहुत ही हल्के से स्ट्रॉन्ग होते हैं पाई बॉन्ड्स। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये समझ आ गया कैसे बना है। और नीचे यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, इथीन, तो इथाइन प्लस इथीन बन जाएगा। ये क्रैकिंग होती है, ये क्रैकिंग है। यहाँ पे जो बॉन्ड ऊपर टूटा है, बॉन्ड जो ऊपर टूटा है CH ट्रिपल बॉन्ड ये था, और नीचे बॉन्ड टूटा तो CH था यहाँ पे, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये ज्वाइन करके क्या बना देंगे, इथाइन। तो इथाइन प्लस इथीन मिल जाएगा, दिस इज क्रैकिंग, ये क्रैकिंग वाली रिएक्शन बिल्कुल है, ये क्रैकिंग है। फोर्थ रिएक्शन सर इससे रिलेटेड एक डाउट है। क्या हो गया सर, एक डाउट है इससे रिलेटेड। हाँ। सर इसके अंदर जैसे आपने बताया कि ऑक्टेन है सर, ये तो हाईली कैटिनेटेड चेन है, तो ये तो इतनी स्टेबल है, टूटेगी? गरम, मैंने बोला ना गरम उतना करेंगे कि बॉन्ड टूट जाएंगे, ज्यादा गरम करना पड़ता है 3000 केल्विन 4000 केल्विन, समझा कि नहीं है इतना। जैसे एक HH बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना, अगर नॉर्मली इस बॉन्ड को तोड़ना है अगर,
अगर मैं कोई निकल यूज नहीं कर रहा, कोई पैलेडियम यूज नहीं कर रहा, कोई प्लेटिनम यूज नहीं कर रहा, तो मेरे को इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगभग 5000 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके ये 80-90% डिस्ट्रॉय करेगा। तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, या कैटलिस्ट यूज कर देंगे तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन। सर बोलो। सर डाइमराइजेशन में N ने अपने इलेक्ट्रॉन्स Cr2 को क्यों दिए? डाइमरेशन ने N ने अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो था ना C इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। देखिए विधान R2C है, R2C माइनस और N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बाद एक लोन पेयर है ना अभी, और ये Cr2, ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सर नहीं, बॉन्ड बनने के बाद भी तो इलेक्ट्रॉन अपने ही दोनों लोन पेयर, अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स वापस ले ले रहा है। हाँ, क्योंकि N2 हाईली स्टेबल है। ये तो रिएक्शन, कभी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट भी डालते हैं ना, अगर जैसे AlCl3 डाला मैंने किसी भी रिएक्शन, जैसे फ्रीड कप एल्काइलेशन, AlCl3 डाला, तो AlCl3 एक बार तो क्या करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरे से, Cl से, जैसे RCl था, इससे एक बार को इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसके पास खाली जगह है, वेकेंट पी ऑर्बिटल है इसके पास। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर क्या बन जाएगा, R प्लस AlCl4 नेगेटिव। ये कैटलिस्ट का काम ही ये होता है, हम कंसंट्रेशन ऐसे मेंटेन करते हैं कि रिएक्शन इस तरीके से करे। R प्लस जनरेट हो गया, अब ये बेंजीन पे अटैक कर देता है, और AlCl4 नेगेटिव फिर अपना Cl माइनस रिलीज कर देगा। यस ये सर, समझ गया। ऐसे बहुत रिएक्शंस में हुआ है। कैटलिस्ट का काम ही ये होता है, इट इज अनयूज्ड इन द रिएक्शन। ये बस रिएक्शन कराएगा, प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा, प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसलिए ऐसा होगा। अब है नेक्स्ट रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही करना है, जैसे CH3 होल ट्वाइस CH C, तो यहाँ पे ले लिया मैंने कार्बीन और ले लिया साथ में Me ले लिया। अब इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन। यहाँ से ये H हट सकता है क्योंकि टर्शी कार्बोनाइल बनने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो हाइड्रोजन शिफ्ट करके क्या बना देगा, CH3 होल ट्वाइस C, ये H माइनस निकल रहा है बाहर, और ये H माइनस इस C प्लस के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा, जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, ये आंसर आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इधर से हटेगा, इस वाले Me का भी H हट सकता है, लेकिन उसकी हटने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि उसका कार्बोकैटायन प्राइमरी बनेगा। अगर उधर से हटेगा, इसको मैं लिख देता हूँ, अगर उधर से हटेगा तो इसको लिख दिया CH2H, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये H हटा और जाके पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और आंसर ये आएगा माइनर में, CH3 होल ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH2, ये माइनर, ये मेजर। तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन, क्लियर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट अब इसके अंदर है नेक्स्ट रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन, इसकी रिंग एक्सपेंशन। ये तो मैं बहुत बार यूज करूंगा, मैं बस एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें पे। रिंग एक्सपेंशन वाया कार्बीन, रिंग एक्सपेंशन थ्रू कार्बीन। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, जैसे अगर मैंने बेंजीन ले लिया, इसकी मैं बहुत एग्जांपल दूंगा तुम्हें, इसकी बहुत सारी, जैसे मिसलिनियस रीमन टीमन रिएक्शन जो होगी ना, या एबनॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन, उसमें बताऊंगा। ये लिया, साथ में डाल दिया मैंने इसके अंदर ये कार्बीन, ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, ये डाल दिया मैंने कार्बीन, तो ये इलेक्ट्रॉन गए इधर यूनिट फ्यूजन के थ्रू और ज्वाइन करके बना देंगे इस तरीके से, और यहाँ बॉन्ड यहाँ, ये आ गया। अब हम पता है यहाँ पे जो 3 की रिंग होती है वो अनस्टेबल होती है, 3 की रिंग क्या होती है, अनस्टेबल, ये पता है ना सबको, 3 की रिंग अनस्टेबल है, इसलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और आंसर आ गया नेगेटिव पॉजिटिव। देखो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाकर 7 की रिंग बना देंगे, 7 की रिंग बन गई, रिंग एक्सपेंशन हो गया, और साथ में हमें ये Cl नेगेटिव आयन अलग होगा, ये आ जाएगा। तो ये रिंग एक्सपेंशन है थ्रू कार्बन, क्लियर, दिस इज रिंग एक्सपेंशन थ्रू कार्बन।
ये मैं बहुत जगह यूज करूंगा कि 3 मेंबर की रिंग पहले बनेगी, फिर वो टूट करके रिंग को एक्सपेंड कर देगी, फिर वो टूट करके रिंग को एक्सपेंड कर देगी। पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना मत, ये अंडरस्टूड होता है। सही है। ये समझ आ गया कि नहीं सबको? यस सर। यस सर। चलो भी आगे स्टार्ट करेंगे। ये 5 सर माइक। ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन्स है। नेक्स्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन्स है RN3 से। पहली रिएक्शन जो है RN3 से प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन है 3 तरीके से होगी। 3 क्या तरीके, 2 ही है ये। जैसे पायरोलिसिस, पायरोलिसिस यानी गर्म करके, पायरोलिसिस को थर्मोलिसिस भी कहते हैं। पायरोलिसिस से होगी, थर्मोलिसिस से, सेकंड फोटोलिसिस से होगा। ये दोनों एक ही बात है लगभग। फोटोलिसिस यानी लाइट के थ्रू, लाइट के थ्रू। पायरोलिसिस, थर्मोलिसिस और एक बेसिक मीडियम। एक रिएक्शन कैसे होगी इसकी? बेसिक मीडियम के अंदर प्रिपरेशन, बेसिक मीडियम में प्रिपरेशन। तो ये 3 तरीके से प्रिपरेशन है मेनली। पहला और दूसरा तरीका सेम है। RN3 है, जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इसमें कैसे बनेगा देखो। देखो अभी ना इसमें हो नहीं पाएगा। चलो एक बार एक रिएक्शन देखो बस। RN3 अगर है, RN3 है, RN3 के अंदर R इस तरह से लेंगे। RN3 स्ट्रक्चर इसका N3 नेगेटिव पता है ना क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N, ये N को लोन पेयर देगा कौन? N ट्रिपल बॉन्ड N है, नेगेटिव चार्ज है इसके पास, ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा है। तो ये बनेगा R N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और साथ में N पे 2 नेगेटिव। जब लोन पेयर देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब हम ऐसे दिखा सकते हैं। कोई डाउट इसमें स्ट्रक्चर में? इसकी ये एजाइड आयन का स्ट्रक्चर समझ आ गया कि नहीं? एजाइड आयन, एजाइड आयन का स्ट्रक्चर देखो समझ आ गया कि नहीं? यस। ये एजाइड आयन का स्ट्रक्चर है। और इसमें अगर मैं इसका स्ट्रक्चर इधर शो करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको हम शो कर सकते हैं RN माइनस सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। ये तरीका उसका शो करना। इसको माइनस को हम इधर जाएगा, इधर जाएगा। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजर। देखो R N डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। कोई डाउट देखो दोनों स्ट्रक्चर में? पहले ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ये है इसका। RN3 का स्ट्रक्चर ये होगा इस फॉर्म में। ये दोनों स्ट्रक्चर समझ आ गए कि नहीं? अब इसको गर्म किया, इसको हीट करेंगे, तो ध्यान रखना किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। इसको गर्म करेंगे तो N2 तुम्हें पता है हाईली स्टेबल होता है, इसलिए इमीडिएटली रिमूव हो जाएगा ये, और आंसर आ गया ये शो। इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ये ऐसे, ये बन गया नाइट्रीन। तो ध्यान रखना अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूं
ये तो तुम्हें समझ आ गया, ऊपर मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, आंसर आ गया। इसको भी तुम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर हो गया ना, इसी फॉर्म में, ऊपर वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देंगे, आंसर आ जाएगा सेम। तो इसलिए चाहे क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दें या इस फॉर्म में, आंसर आएगा नाइट्रिन, साथ में N2 गैस बाहर। ये पायरोलिसिस वाला मेथड समझ आ गया कि नहीं? चलो अभी आगे ज्वाइन करना, दोबारा बताता हूँ। सर ये तो फोटोलिसिस नहीं हुआ। एक मिनट,